नहीं नहीं, ये जो लोग भी आ रहे हैं आप अपना सबसे पहले अपना नाम लिखिएगा चैट बॉक्स के अंदर। हाँ, तो आपकी जो पहली फर्स्ट टर्म है वो आपकी क्या आएगी? ए आ जाएगी। और ए आपकी क्या है? 2 है। इसी तरह आपके जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है? 4। अभी हमने इसका आर भी निकालना है। इट्स मीन्स रेशियो आपने निकालना है। तो रेशियो कैसे निकलेगा कि जब मैं इसको सेकेंड टर्म को R2 को डिवाइड करूंगा R1 से, मेरा R2 कितना है? 4 है। और R1 कितना है? 2 है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे इसकी मालूम करनी है, 10वीं टर्म मालूम करनी है, तो मुझे मालूम करना है T10 मालूम करना है कि इसकी जो 10 टर्म है, अगर दो फर्स्ट टर्म तो ये है, तो 10वीं टर्म कितनी है वो मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू ए की पावर आर एन माइनस 1। अब ए किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। और आर किसके इक्वल हो जाएगा? 4/2 के। तो यहाँ से आपकी ए की भी वैल्यू आ जाएगी, आर की भी, और एन आपकी ये वैल्यू है। अब आपने इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बताया भी था कि जब पावर ज्यादा होगी तो आपने 2 दबा के कैलकुलेटर से उसकी पावर को कुछ इस तरह कर देना है, 9 लिख देना है। तो आपको 256 या 512 मिलेगा। 512 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर जो आएगा क्या आ जाएगा? 1024 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हमने 10वीं टर्म मालूम करनी थी, इसमें आपको 10वीं टर्म दी गई है। दोनों बातों में फर्क है, ये याद रखिएगा। एक में 10वीं टर्म दी हुई थी, इसमें हमने क्या करना है, वही जो एन है हमारा वो मालूम करना है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। ये आपकी जो लास्ट टर्म होती है जिसको हम T10 या Tn कहते हैं, वो आपकी गिवन है। आपको इस बार क्या मालूम करना है? विच टर्म्स मीन आपको इसका क्या मालूम करना है? एन मालूम करना है। एन मालूम करना है। एन कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू 18, ये तो हमें पता है। उसके बाद हमने क्या निकालना है? कॉमन रेशियो। रेशियो कैसे निकालेंगे? हमने सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। इसी तरह ही आपकी जो टी एन क्या आ जाएगा? 512 आ जाएगा अपॉन 729। तो ये आपकी टी एन हो जाएगी। अब हमने मालूम क्या करना है? टर्म्स को मालूम करना है, एन। आगे बढ़ते हैं, फार्मूला हम लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है? टी एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1। ये चैट, तो हमने क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, हो गया। अब क्या करना है, आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये आर की वैल्यू मैंने पुट की हुई है, ध्यान से देखिएगा। और ऊपर पावर एन माइनस 1, यहाँ पे 512/729 मल्टीप्लाई बाय 8 है।
मैंने क्या किया है 729 को 18 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा क्या आया 512 और क्या आया 13122 आया। अगर मैं इसको 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करता हूँ मुझे क्या मिलता है 256/6561 आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बात जरा समझने की है। आपने, क्योंकि मुझे n मालूम करना है, आपने ऐसा कौन सा नंबर लेने हैं कि जब मैं 2 की पावर 8 करूं तो वो मुझे क्या मिले 256 मिले, और जब मैं 3 की पावर 8 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 6561 मिलेगा। दोबारा सुनिएगा, ये हम कर रहे क्यों हैं? क्यों? जब दोनों तरफ के बेस हमारे पास सेम हो जाते हैं तो हम इसको इजीली कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये दोनों तरफ के, ये भी बेस सेम हो गया, ये भी बेस सेम हो गया, ये कैंसिल हो गए। जब ये कैंसिल हो गया क्या बचा n-1 और पावर बची। फिर इन पावर को सॉल्व करके हम n निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने क्या करा है, इसको और आसान बनाने के लिए अपने आंसर को मैंने 256, मैंने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे इस ऊपर की तरफ एक नंबर है 2, तो मुझे राइट हैंड साइड के इस ऊपर की साइड भी 2 एक नंबर लाना है, लेकिन वो किस तरह लाना है, वो पावर की फॉर्म में लाना है। अब वो पावर कुछ इस तरह लेनी है कि जब मैं 2 की पावर 8 करूं तो वो एग्जैक्टली वही मिले, ये याद रखिएगा। इसी तरह नीचे वाला भी वैसे ही करना है कि 3 की पावर में 8 करूंगा तो एग्जैक्ट मुझे 6561 मिलना चाहिए। तो जब मैं इसको कैंसिल करवाऊंगा तो ये बेस के बेस कैंसिल हो जाएंगे, पावर रह जाएगी, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, और n-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 8 था, और माइनस का 1 है, इक्वल जो उस तरफ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। 8 + 1 कितना होता है 9 हो जाता है। तो आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी हो जाएंगी 9 हो जाएंगी। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, जो नीचे लिखा भी हुआ है, एज अ होमवर्क या असाइनमेंट भी ले सकते हैं, आपको इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना होगा। अब आ जाए हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो आपकी लास्ट है। A sequence is called harmonic progression if the arithmetic और ज्योमेट्रिक को जो हम रेसिप्रोकल करते हैं वो आपका क्या बन जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाता है। इसका आसान सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द 70th टर्म। तो आपको वही जिस तरह हम पीछे T10 10वीं टर्म 12 टर्म इस तरह निकालते थे, इस बार इसकी T17 टर्म निकालनी है। इसमें आपको फर्स्ट टू टर्म ए और बी बस गिवन होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है ए बी अपॉन बी प्लस n-1 ए माइनस बी, और आपको n की वैल्यू क्या है 17 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 8। पहले आपने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको सॉल्व करना है, जब वो सॉल्व होंगी तो तभी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। बस इसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक ही क्वेश्चन है। आपको आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम जो है ना एक नया टॉपिक होगा उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। सर आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो पढ़ाया है ये थोड़ा सा दोबारा बता दें क्योंकि हम लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। हार्मोनिक जी हार्मोनिक का अभी बताते हैं। हार्मोनिक का एक ही क्वेश्चन है, इससे और ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं है, तो आपको अभी बताते हैं। शेयर स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। एक क्वेश्चन है, आपको हार्मोनिक की 70th टर्म मालूम करनी है व्हेन जब आपकी इसकी 2 टर्म्स आर गिवन 6 and 8। तो ए हमने हमेशा ले लेना है 6 और बी ले लेना है हमेशा 8, और एन की जो वैल्यू आपकी ये जो डी होती है 70th, ये हमेशा एन रहेगा। एन इस बार दिया हुआ है, आपने ए बी की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है 6 और 8, एन की जगह 17, ए माइनस बी की जगह दोबारा उसकी वैल्यू पुट करनी होगी। अब आपने क्या करना है,
8 माइनस 6 2 हो जाएगा, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 1 16 हो जाएगा, 16 टू 32, 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 6 4 48। तो फिर इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर शायद कुछ और आएगा, -2 देख लीजिएगा, नहीं आएगा, तो आपका आंसर कुछ इस फॉर्म में बनेगा। इसको सिंपल सिंप्लीफाई करना है हाँ, ना उसके सिंप्लीफाई बाद? सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। इसका आया तो क्वेश्चन सेम एज इट इज ऐसे आएगा, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके। बस जैसे ये दिया है ना, इधर 78 टर्म की जगह 15 टर्म हो सकती है, और यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म चेंज हो सकती है, वो होल में आ सकती है। बस ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, इसी तरह के ही आएगा। बस आपने इसको इस तरह याद रखना है, क्योंकि इसके ज्यादा एचपी जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इसके ऐसा जितने ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। किसी और ने कुछ पूछना है तो आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। देखिए, आपको शेयर स्क्रीन पे एक तीसरा टॉपिक नजर आ रहा होगा, ये है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है हमारा आज का टॉपिक। अब सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि व्हाट इज परम्यूटेशन और व्हाट इज कॉम्बिनेशन। तो हम जब अरेंजिंग ऑफ पीपल किसी चीज को अरेंज करते हैं तो वो हमारा परमिटेशन होता है। अब उसकी एग्जांपल भी दी हुई है, आप डिजिट्स को अरेंज कर सकते हो, आप नंबर्स को अरेंज कर सकते हो, 1 2 3 अल्फाबेट्स को अरेंज कर सकते हो, लेटर्स को अरेंज कर सकते हो, कलर्स को अरेंज कर सकते हो। इसका जो कीवर्ड्स होगा, जो क्वेश्चन में मोस्टली आते हैं, वो क्या आते हैं, आपको अरेंज करना होता है, अरेंजमेंट, बार बार अरेंज का आएगा। तो आपने पहचान लेना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, परमिटेशन है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या होगा, अब जिस तरह सिलेक्शन ऑफ मेन्यू, अगर आप किसी चीज को सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन ऑफ मेन्यू, फूड, क्लॉथ, सब्जेक्ट्स, टीम्स, आप जब सिलेक्ट कर रहे होते हो तो इसमें क्या आ जाती है, सिलेक्शन होती है, आपके पास चॉइस होती है, तो इसको क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। दो बातें हो गई, परमिटेशन आपको अरेंज करके बताता है और कॉम्बिनेशन आपके पास सिलेक्शन देता है, आपके पास चॉइस होती है। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, यहाँ पे इसको अरेंज करना है, टॉम एंड जेरी, इसको परमिटेशन कितनी इसकी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, दे आर द सेम, क्योंकि एक ही कैट है और एक ही माउस है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो कितना बनेगा, एक ही बनेगा, क्योंकि इससे ज्यादा इसके कॉम्बिनेशन बन नहीं सकते। अगर 2 कैट 2 माउस होते तो हम लिखते 2 कॉम्बिनेशन, यानी कि अभी इसका एक ही बनेगा। अब यहाँ पे इसको आगे लेके क्वेश्चनों की तरफ इसको सॉल्यूशन कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास 3 तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी। अब ये देखें, ये नीचे इधर लिखे हुए नंबर ऑफ वेज लिखे हुए, 6 वेज लिखे हुए, आपको ऑब्जेक्ट को अपने डिफरेंट तरीके से अरेंज करने के लिए। ए बी ए सी ए, वो ऑब्जेक्ट के जो नाम है वो क्या है, वो ए बी सी है। अब जैसे ही हम इनको अरेंज करेंगे तो पहले ए बी सी हो जाएगा, फिर इसको बी ए सी सी ए बी, जिस तरह करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 डिफरेंट वेज मिलेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये क्या हो जाएगा, परमिटेशन हो जाएगा। उसके बाद है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 4। अच्छा, इसका एक और आसान तरीका भी है, वो भी बताऊंगा आगे बढ़ेंगे जब। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखें, अब 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ए बी सी डी। अब आपने 1 बाय 1 करके इनके डिफरेंट पोजीशन अरेंज करने हैं इनको। पहले ए बी सी सी डी ए, जिस तरह अरेंज करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। एक्चुअली परमिटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए एक वर्ड यूज होता है फैक्टोरियल का, मैं आपको बता भी देता हूं।
कि जब भी ये आ जाए अरेंजमेंट का, वो आगे दिया भी हुआ है, तो आपको थोड़ी सी इसमें आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कितने आए, 3 नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपको इसमें अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आपने मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, मैंने इसको किस तरह किया हुआ है, 3 फैक्टोरियल। ये ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल जिसके पास कैलकुलेटर है तो आप निकाल भी सकते हैं, और उसमें एक साइन आएगी, ये देखिएगा इस तरह का आएगा, बटन होगा, ध्यान से देखिएगा। तो अगर जिसके पास कैलकुलेटर है वो कर भी सकते हैं, तो आप 3 दबाएंगे, इस साइन को दबाएंगे और आंसर दबाएंगे, तो आप देखिएगा आपके पास आंसर 6 आएगा। अगर आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, 3 2 1, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोबारा सुनिएगा, अगर नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, क्योंकि अगर नंबर ऑफ वेज 5 डिफरेंट होते, 6 होते, 7 होते, तो ये तो बहुत लेंदी हो जाता है। आप इसको बार बार इस तरह करते ही रहोगे क्या, अरेंज ही करके देखते रहोगे क्या, तो ये लेंदी हो जाएगा, आपका काम बढ़ जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास वैल्यू होगी आपने वहां से शुरू होना है और नीचे की तरफ आना है, लोअर नंबर की तरफ आना है, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। तो अब जिस तरह मेरे पास था 3, मैं 3 से कहाँ आया 2, 2 से कहाँ आया 1, और 1 किसके इक्वल है, इन सबको मल्टीप्लाई करवाया 6। अब आ जाए 4, 4 क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाए आप इसको अरेंज तो नहीं कर सकते, लेंदी हो जाएगा। आपने क्या करना है, देखिए इसमें भी जिस तरह यहाँ पे 3 2 1 था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4 3 2 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप पिक्चर सेंड कर दीजिएगा कैलकुलेटर की, मैं आपको बता दूंगा कि उस कैलकुलेटर से जो आपको परमिटेशन या कॉम्बिनेशन है किस तरह निकालने होते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। कोई भी एक बंदा चैट बॉक्स में उसकी पिक्चर सेंड कर दी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जो वही बात मैंने कर दी ना, वही बात हो गई कि टू अरेंज 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 डिफरेंट है। अब आप बारी बारी तो ए बी सी डी ई एफ जी तो नहीं कर सकते, किसी ऑब्जेक्ट को लेके फिर आप करेंगे तो वो तो लेंथी हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने करना है 10 है 10। अब ये देखिए इसकी मल्टीप्लीकेशन भी मुश्किल हो जाएगी, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चले गए, फिर आप 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये तो लेंथी हो जाएगा अगर एमसीक्यूज में आ गया तो आपने क्या करना है, अगर आपने किसी ने, मैं देखता हूँ पिक्चर आपने भेजी हो तो मैं आपको बता भी देता हूँ, नहीं अभी किसी ने नहीं भेजी, तो उसमें आप कैलकुलेटर से इजीली कर सकते हैं। 10 लिखिएगा, इस तरह का एक साइन होगा, उस बटन को दबा के इस तरह का साइन आ जाएगा, इक्वल दबाइएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो एग्जैक्टली वही आंसर हो गया इसका। अब इसी तरह ही आपके डिफरेंट डिजिट्स हैं 2 5 6 8, ये कितने डिजिट है, 4, इनको अरेंज करना है। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको अरेंज करने का 4 3 2 1 के जरिए आपने क्या करना है, इनको अरेंज करना है। इसी तरह 12 फाइनलिस्ट हैं, इनको क्या करना है, आपने अरेंज करना है। तो आप कैसे अरेंज करेंगे, वही 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9 फिर 8 7, तो ये आपने 1 तक जाना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये भी लेंदी है। अब यहाँ पे अरेंजमेंट, वही अभी हम परमिटेशन की बात कर रहे हैं, तो ये डीएनए है, ये लिखा भी हुआ है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम 23 डिफरेंट वेज टू अरेंज। तो अब देखो, अब क्रोमोसोम को अरेंज करना है, तो अब आप क्या करोगे, ए से लेके, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम को हम ऑब्जेक्ट के उसमें ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है ए से लेके इतने तक है,
तो मैं उसको बार बार चेंज तो नहीं करूंगा, वो तो लेंदी हो जाएगा। या अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा 23, 22, 20, 20, ये तो और लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्रोमोसोम की अरेंजमेंट के लिए डीएनए के मैं क्या करूंगा, इसके कैलकुलेटर यूज करके इस तरह की एक साइन होगी, आपको बार बार बता भी रहा हूं, इस तरह की। आप जब ये करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने बताया भी हुआ है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, दो है तो आप इसको इस तरह फैक्टोरियल इसको कहते हैं, तीन है 3 2 1, फोर है तो 4 3 2 1, 5 है तो 5 4 3 2 1, 6 है तो 6 5 4 3 2 1। तो ये नंबर ऑफ वेज टू अरेंज है, एक ऑब्जेक्ट को आप किस तरह अरेंज कर सकते हैं, इस तरह है। नीचे एक क्वेश्चन है 9 फैक्टोरियल है, 9 फैक्टोरियल को कैसे आपने कैलकुलेट करना है। इसी तरह 6 फैक्टोरियल माइनस 6 का स्क्वायर है, आपने इसको कैलकुलेट करना है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 7 आएगा। तो ये सारी हैं, ये आपने क्वेश्चन जब सॉल्व करके इसका आंसर लाएंगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन बस करते हैं। आपके पास ध्यान से देखिएगा, 4 पर्सन इंटर अ फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट्स इन विच देयर आर 6 सीट्स। उनके पास कितनी सीट्स हैं? 6 बंदे जो रेलवे कंपार्टमेंट में इंटर हुए हैं, उनकी जो वहां पे सीटें हैं वो कितनी है? 6 हैं। इन विच, इन हाउ मेनी वेज कैन दे टेक देयर सीट्स, लिस्ट द वेरियस अरेंजमेंट्स। अब आपने क्या करना है, इसकी अरेंजमेंट करनी है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमारे पास पर्सन कितने हैं? 4 हैं। तो उन पर्सन को मैंने लेट कर लिया ए बी सी डी, लेकिन हमारे पास सीट्स कितनी हैं? 6 सीट्स हैं। तो जो नंबर ए है वो ऑक्युपाइज कितनी करेगा? 6 डिफरेंट वेज से लेगा। नंबर बी 5 लेगा, क्योंकि अगर ए ने 6 ले लिए तो बी क्या है, उससे एक कम होगा। सी जो है वो एक उससे और कम आएगा, और जो डी है वो उससे और कम आ जाएगा। ये तो आपने कर लिया। इसके बाद आपने क्या करवाना है, इन सबको मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 360। दोबारा देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, 4 पर्सन जो है वो रेलवे कंपार्टमेंट में गए, वहां पे उनकी जो 6 सीट्स हैं, आपने क्या बताना है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दे टेक देयर सीट, कितने वेज से वो अपनी सीट ले सकते हैं, आपकी इसको अरेंजमेंट बतानी है। मैंने क्या कर ली किया, जो मेरे पास 4 पर्सन है उनको मैंने नेम दे दिया ए बी सी डी, और मैंने ये भी बता दिया कि मेरे पास जो सीट्स हैं वो कितनी है? 6। तो क्योंकि ए जो है वो 6 तरीकों से अपनी सीट्स ले सकता है, इन चारों में से कोई सा भी एक बंदा 6 वे से अपनी सीट ले सकता है, बी भी 6 से ले सकता है, सी भी ले सकता है, डी, लेकिन वो एक ही टाइम में लेगा। इसी तरह जो सी वाला होगा, बी वाला या सी वाला कोई सा भी हो सकता है, उसको दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब जो बी है, बी जो है वो 5 से ले सकता है, वो 6 तक नहीं जा सकता, वो 5 तक ही आएगा, क्योंकि 6 तक वो ए पहुंच चुका है। इसी तरह जो सी होगा वो 4 डिफरेंट वे से लेगा, और जो आपका डी है वो 3 डिफरेंट वे से लेगा। यानी कि पहली की जो जो सीटें हैं ना ऑक्युपाई उन्होंने कर ली हैं, तो वो इतने नंबर ऑफ वेज डी के पास बच जाते हैं। वो कितने वेज बच जाते हैं? 3 बच जाते हैं, क्योंकि सी ने ऑलरेडी 5 डिफरेंट वेज से उस सीट को ऑक्युपाई कर लिया। अब आपका जो ये 6 5 4 3 है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये आपको नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे कि वो किस तरीके से अपनी वो सीट को ऑक्युपाई कर सकती है। ये 360 है।